Good morning, students and dear subscribers. Welcome to my YouTube channel Biology by मुकेश सर। पिछली वीडियो में हमने ऑपेरेंस की थ्योरी के प्रथम 4 चरणों को बहुत ही तन्मयता के साथ समझा था। आज की इस वीडियो में हम अगले 4 स्टेप्स को उतनी ही लगन और मेहनत के साथ समझेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। ऑटोमेशन का मतलब है रासायनिक स्वाधीनता। तो रासायनिक स्वाधीनता का मीनिंग इन्हीं क्वेश्चन बेड्स के चारों तरफ मान लेते हैं। ये क्वेश्चन बेड है जुड़ा हुआ, ठीक है, क्वेश्चन बेड्स। अब ये जिस समुद्र के पानी में, बेटा इसको समझिएगा, जिस समुद्र के पानी में पड़े हुए थे, ठीक है, वहां पर जैसे बारिश का पानी बह करके कहाँ आ रहा था? समुद्र के लेवल पे, ठीक है। ये अर्थ सरफेस थी और ये सी लेवल था। तो बह करके जब बारिश का पानी आ रहा था तो अपने साथ अर्थ की सरफेस पे जो बहुत सारे मेटल्स थे, धातु थे, आयन्स थे, स्पेशली कौन कौन? कैल्शियम आयन हो गए, ठीक है, और आयरन हो गए, कॉपर हो गया, ठीक। ये सारे तत्वों को ये अपने साथ पानी लेकर के कहाँ पहुंच रहा था? समुद्र में। क्लियर हुआ? इन क्वेश्चन बेड्स ने इन आयन्स को भी अपने चारों तरफ क्या कर लिया? चिपका लिया। तो इन धातु आयनों ने इनकी प्रोटीन्स के साथ मिल करके कुछ मेटल आयन जो थे ये वाले इनकी प्रोटीन से मिल करके एंजाइमों का काम किया और उन एंजाइमों ने इनमें इसकी कौन सी प्रोसेस शुरू करा दी? यही रेस्पिरेशन की। लेकिन वो रेस्पिरेशन कौन वाला था? एनाएरोबिक, अवायवीय श्वसन वाली घटना इनमें स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से इन जीवों में अपने शरीर के अंदर स्वयं से भोजन एनर्जी पैदा करने का काम इनमें अपने आप ही शुरू हो गया। किसने किया? एंजाइमों ने, ठीक है ना। तो इस तरह से फोर्थ स्टेप में कोलाइटी पार्टिकल्स बने, क्वासरवेट्स बने और क्वासरवेट्स ने किसकी तरह किसका काम किया? एक तरह से इंडिविजुअल केमिकल ऑटोमेशंस का काम किया। समुद्र के पानी को जो कि बिल्कुल एक क्योंकि उसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उपस्थित थे, क्या बन गए थे? क्या बने थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्वासरवेट्स अपने बने बनाए भोजन के रूप में यूज करते थे और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा, है ना, एक तरह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा इनसे क्या पैदा कर रहे थे? एनर्जी पैदा कर रहे थे, ठीक है ना। ये था। तो क्यों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूंकि उसमें सारे थे और उससे ये एनर्जी पैदा कर रहे थे, इसलिए जो समुद्र का पानी था उसको किसका नाम दिया था? हॉट सूप का नाम किसने दिया था? हेल्डन ने। क्यों? हेल्डन ने 1920 में उस समुद्र के पानी को हेल्डन ने गर्म सूप का नाम दिया, ठीक है ना। मतलब ये एक पोषक विलयन का काम कर रहा था जीवों के बनने में, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, हम जान चुके हैं कि हमारा जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो क्या है? आनुवंशिक पदार्थ क्या है हमारा? डीएनए। डीएनए किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से नहीं। डीएनए किससे मिलकर बना होता है? क्रोमोसोम का एक जीन का नहीं, बनता किससे है? बोलो। शुगर, नाइट्रोजनी बेस और फास्फोरिक एसिड, इन 3 चीजें आपस में मिलती है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनते हैं ना। फिर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बताया था उस दिन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो डीएनए की क्या होती है? यूनिट होती है और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को हम जीन्स का नाम देते हैं।
और जीन ही हमारे कैरेक्टर्स के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। जो भी हमारे शरीर में लक्षण हैं वो किसकी वजह से हैं, जीन्स की वजह से, क्योंकि जीन उस विशेष प्रकार की प्रोटीन्स को बनाते हैं और जैसी प्रोटीन शरीर में बनती है वैसा ही लक्षण हमारे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये माना गया इस स्टेप में कि सबसे पहले जो हेरिडिटरी मटेरियल के व्यू से अगर देखें तो सबसे पहले क्या बने थे, नाइट्रोजन बेसेस, ये दूसरे शुगर से मिल करके किसको बना रहे थे, जीन्स को बना रहे थे। ठीक है, और यही जीन आगे चल करके, भाई एक जीन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड, यही न्यूक्लियोटाइड्स आगे चल करके न्यूक्लिक एसिड डीएनए बना रहे थे या फिर आरएनए बना रहे थे। क्लियर है, तो ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, हुआ क्या, न्यूक्लिक एसिड इकट्ठा हो गया कहीं पर, एक या दो थ्रेड न्यूक्लिक एसिड के, एक या दो टुकड़े इसके डीएनए के या फिर आरएनए के, और उसके चारों तरफ जो अभी तक क्वेसरवेट्स बने हुए थे प्रोटीन के, उन प्रोटीन वाले क्वेसरवेट्स ने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया। ठीक, तो इस तरह से सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हो गई, इन कंपाउंड्स को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, क्योंकि ये किसका बना हुआ था, प्रोटीन्स का, और अंदर क्या था, न्यूक्लिक एसिड था। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बन गया था, न्यूक्लियो प्रोटीन। यानी कि पांचवें स्टेप में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो बने थे वो फिफ्थ स्टेप में थे। इनकी तुलना अगर हम करें तो आज के वायरस की संरचना यही होती है। वायरस किसके बने होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट जो वर्तमान वायरस है, प्रेजेंट टाइम में जो वायरसेस हैं उनकी स्ट्रक्चर भी यही होती है। कौन सी, न्यूक्लियो प्रोटीन्स की। वायरस किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप पे हमने लिख दिया था ओरिजिन ऑफ वायरसेस, लेकिन ओरिजिन ऑफ वायरसेस किससे हुई है, जीन से हुई है और प्रोटीन से। तो प्रोटीन तो पहले वाली स्टेप में पढ़ चुकी है और जीन का फॉर्मेशन फिफ्थ स्टेप में हमने दिखाया हुआ है। तो जीन और प्रोटीन ने मिल करके किसको बना लिया, न्यूक्लियो प्रोटीन्स को। और न्यूक्लियो प्रोटीन्स की तुलना हम किससे कर सकते हैं, वायरस से, विषाणुओं से। ठीक है, तो इस स्टेप में किसकी उत्पत्ति हुई, फिफ्थ स्टेप में बन गए थे, क्या बने थे, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स बन गए थे। न्यूक्लियो प्रोटीन के कण बन गए, पार्टिकल्स बने हुए थे। ठीक है, उस समुद्र के पानी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स के पार्टिकल्स ने क्या किया, अपने चारों ओर किसको इकट्ठा कर लिया। जैसे ये डीएनए बना दिया हमने, है ना, ये डीएनए बना, उसके आसपास प्रोटीन का आवरण था। ठीक है, फिर इनके आसपास समुद्र के ही वाटर से कुछ ऐसे कंपाउंड्स एब्जॉर्ब कर लिए गए जिसने इनके चारों ओर एक सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर दिया। क्या बन गई, कोशिका कला, कोशिका कला, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, जो आप प्रोकैरियोटिक सेल्स देखते हैं जिसमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला डीएनए तो होता है, लेकिन न्यूक्लियस के आसपास की केंद्रक कला नहीं होती है। डीएनए या क्रोमोसोम डायरेक्ट कोशिका के कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं, समझिए ना। वैसे ही कुछ संरचना का इसमें उत्पत्ति हुई। ये प्रोटीन जो थी, ये प्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ये प्रोटीन किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो गई होगी। फिलहाल यहाँ से जो फास्फोरिक एसिड था और कुछ लिपिड्स थी, इन सब ने मिल करके किसका फॉर्मेशन कर लिया, कोशिका कला का। तो इसकी जो कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो वो आज के बैक्टीरिया से मिलती जुलती थी। ठीक, तो इस तरह से जो सिक्स्थ स्टेप था उसमें जीवाणुओं की उत्पत्ति हो गई। क्लियर है ना। ठीक, अब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया कैसा बिहेव करते थे,
जो ये जीवाणु थे, ठीक है, ये नेचर में कैसे होते हैं? पहली चीज तो प्रोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इनमें किसी भी प्रकार का नॉर्मल प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल पर्णहरित अभी भी नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो पर्णहरित की एब्सेंस में ये फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस से ही, यानी कि अवायवीय शोषण करते थे और उससे एनर्जी पा लेते थे, ठीक है। इस सिस्टम में बने हुए जो बैक्टीरिया जैसे जीव थे, जीवाणु जैसे बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है? विषमपोषी, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता इनमें नहीं होती, यही ना, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे? ये समुद्र के आस पानी से जितने कार्बनिक, जैसे ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, आसपास समुद्र का वाटर है सब, ठीक, इसी में फूड पार्टिकल्स जो है वो किस रूप में उपस्थित है? कार्बनिक। हमारा भोजन कार्बनिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक के रूप में। हम जो कुछ भी हम खाते हैं वो क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे प्रोटीन्स खाते हैं, कार्बनिक है। शर्कराएं खाते हैं, कार्बनिक है। वसा खाते हैं, कार्बनिक है। समझ गए? तो ऐसे ही जो भोजन था वो कार्बनिक था, ठीक है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई बैक्टीरिया जैसे जीवों की कि भोजन की कमी हो गई, ठीक है। पूरे समुद्र में सब ऐसे ही प्रकार के जीव भरे पड़े थे, ठीक। और ये इसी समुद्र के पानी से कार्बनिक तत्वों को भोजन के रूप में यूज करते थे। इनकी लगातार वृद्धि के कारण भोजन की मात्रा कम हो गई। अब इनके बीच में शुरू हो गया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन के लिए संघर्ष। भोजन की जब कमी होगी तो इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रतियोगिता, स्ट्रगल, संघर्ष शुरू हो जाएगा। हो गया शुरू संघर्ष, ठीक है। भोजन की कमी होने के कारण इनमें जब संघर्ष शुरू हुआ तो उसी संघर्ष के दौरान, भाई कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है ना। अगर घर में भोजन घर से भगा दिए जाओगे तो क्या होगा? फिर जो जेब में पैसे होंगे उनसे कुछ बंदोबस्त करेंगे, धीरे धीरे कुछ यार दोस्तों से पैसे लेंगे, फिर अपना कुछ काम स्टार्ट करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। यही तो होगा। या तो भाई किसी नानी मामा के यहाँ चले जाओगे। तो क्या हुआ? जब आसपास भोजन की कमी हो गई तो इनमें स्ट्रगल प्रारंभ हुआ, संघर्ष। ये किस सिस्टम की बात है? ऑटोट्रॉफिज्म। यही तो होना है कैसे? हेटेरोट्रॉफिक है, विषमपोषी है। अब इनको क्या होना है? स्वपोषी होना है। तो स्वपोषी होने के लिए इनको झटका तो देना है ना। वैसे तो ये ऐसे रहेंगे तुम लोगों की तरह, बना बनाया मिल जाएगा, है ना। कहीं से नोट्स मिल जाए, बस ना मिल पाए तो किसी के बैग से निकाल के चुरा के रख लें, पढ़ लेंगे, बोर्ड एग्जाम निपटेगा। तो ये ऐसे ही थे। तो इनको झटका लगा जब संघर्ष हो, भोजन की कमी हो गई। तो उस कमी से बचने के लिए इनके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस हुए, ठीक है। जो सेल थी, जो ठीक है, उन सेल का मतलब है इसके अंदर जो प्रोटीन्स थी, उन प्रोटीन्स ने बाहर से कुछ तत्वों को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए। उस परिवर्तनों के फलस्वरूप इनके शरीर में कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों का फॉर्मेशन हो गया, एंजाइम्स बन गए, प्रोटीन्स में परिवर्तन हो गए और इनके शरीर में एंजाइम बन गए। अब इन एंजाइमों की वजह से ये समुद्र के पानी से अकार्बनिक चीजें लेने लगे भोजन के रूप में। क्या लेने लगे? अकार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में यूज करने लगे, ठीक है। अब अकार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ही कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करने लगे, ठीक।
जैसे आपको भोजन ना मिले, पसंद की चीज़ ना मिले, ठेले पे जाए, ठीक है, ब्रेड पकौड़ा देना, कहते नहीं है, क्या कहोगे, पकौड़ी ही दे दो, बात समझ आई। तो जब कार्बनिक भोजन समाप्त हो गया तो इन्होंने समुद्र में, इसको कोई नहीं पूछ रहा था, तो अब अकार्बनिक पदार्थों को ही अपने भोजन के रूप में यूज करने लगे, ग्रहण करने लगे, लेकिन उससे एनर्जी नहीं बन सकती थी, लेकिन इनके शरीर में कुछ एंजाइम्स डेवलप हो चुके थे, तो इन एंजाइमों ने अकार्बनिक भोजन को, पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यही से शुरुआत थी जीवों में स्वपोषण की, ऑटोट्रॉफी की शुरुआत हो गई। लेकिन अभी करते क्या थे, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S, क्या बना, क्या बना, रिएक्शन बैलेंस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी समुद्र में था, ये भी इनऑर्गेनिक है, दोनों ही क्या है, अकार्बनिक है। इन दोनों ही अकार्बनिक पदार्थों को इन्होंने अपने शरीर में एब्जॉर्ब किया और उसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें, किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में, किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनिक है, साथ में क्या निकला, वाटर, और क्या निकला, 12S सल्फर, गंधक निकल रही थी, ठीक है ना। लेकिन इस रिएक्शन को करने के लिए उनके पास एनर्जी कहाँ से आ रही थी, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, ठीक, तो फोटोसिंथेसिस में पौधे भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सनलाइट से, सूर्य से। लेकिन इनमें सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने की काबिलियत अभी डेवलप नहीं हुई थी। सूर्य तो था, लाइट तो आ रही थी, लेकिन उस सूर्य की ऊर्जा को ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे। फिर इसको कैसे रिएक्ट कराएंगे, तो ग्लूकोज बनाएंगे। अपने शरीर के अंदर अभी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, अवायु शोषण कर रहे थे, उससे वो ब्रेक डाउन करते थे भोजन का। तो जब एक भोजन दूसरी चीज में टूटता था तो एनर्जी निकलती थी, ठीक है। तो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण जो ऊर्जा पैदा होती थी, उस ऊर्जा का इस्तेमाल ये लोग भोजन को बनाने में कर रहे थे, ठीक है ना। यानी कि फर्मेंटेशन से जो एनर्जी रिलीज होती थी, उसी एनर्जी का इस्तेमाल ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदलने में यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ग्रोथ कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे। धीरे धीरे इनके शरीर के अंदर ऐसे चेंजेस हुए कि शरीर के अंदर मैग्नीशियम पोरफायरिन नाम का एक यौगिक इनके शरीर के अंदर बन गया। अब ये मैग्नीशियम पोरफायरिन जो था, ये किसके समान था, प्लांट्स में पाए जाने वाले प्लांट के क्लोरोफिल के समान। किसका काम कर रहा था, क्लोरोफिल के समान काम कर रहा था। मैग्नीशियम पोरफायरिन किसका वर्क कर रहा था, पौधों के पर्णहरिण की भांति काम करता था, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल क्लोरोफिल नहीं था, वास्तविक क्लोरोफिल नहीं था, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इन लोगों ने, इसका नाम रखा गया था बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या नाम रखा गया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्योंकि इसके अंदर पाया गया था, बैक्टीरिया के अंदर, तो इसका नाम रखा गया था बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है ना। अब इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल की वजह से इनमें दूसरी क्षमता आई। ये रिएक्शन नंबर 1 थी। आप रिएक्शन नंबर 2 देखेंगे, सेम रिएक्शन, 6CO2 प्लस 12H2S, ठीक है, gives out
क्या बनेगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस सल्फर। चेंज क्या है इसमें, परिवर्तन क्या है? इस रिएक्शन में इस रिएक्शन क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर है। अभी तक चूंकि इनमें किसी भी तरह के पिगमेंट नहीं थे, ऑर्डरिंग में से कोई स्ट्रक्चर नहीं थी, इसलिए ये फर्मेंटेशन के द्वारा जो एनर्जी निकलती थी उसका उपयोग करते थे भोजन बनाने में। इसके आ जाने से, किसके आ जाने से? नकली क्लोरोफिल के आ जाने से, है ना। यहाँ पर क्या आया? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्षमता होती है क्लोरोफिल में किसकी क्षमता होती है? एनर्जी सनलाइट की इस्तेमाल करने की। सूर्य की ऊर्जा को ये अब एब्जॉर्ब करके भोजन में उस इनऑर्गेनिक चीज को कन्वर्ट करने लगे। बात समझ आ गई ना? यानी कि अब इनको अब किसमें वेस्ट नहीं करना पड़ रहा था अपनी एनर्जी को, फर्मेंटेशन करने में। फर्मेंटेशन होना इनमें बंद हो गया, ठीक है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने लगे भोजन को बनाने में। क्लियर हुआ? ये दूसरी घटना थी। तीसरी घटना अब इसमें इसी ऑटोमेशन में थर्ड घटना हुई, वो धीरे धीरे ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल था या मैग्नीशियम पोरफायरिन था, इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि ये अब बन गया पौधों के प्लांट्स में पाए जाने वाले जो ओरिजिनल क्लोरोफिल था वो उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो अब ये क्या करने लगे? कार्बन डाइऑक्साइड को अभी तक किससे रिएक्शन कराते थे? हाइड्रोजन सल्फाइड से। अब क्या इस्तेमाल करने लगे? वाटर। हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पर किसका यूज करने लगे? वाटर का इस्तेमाल करने लगे। और वाटर और क्लोरोफिल अब ये क्या करेगा? ये सनलाइट तो देगा ही देगा, साथ ही में इसकी रिएक्शन वाटर से कराने में हेल्प की। और जब वाटर यहाँ पर यूज हुआ तो ग्लूकोज तो बनी ही बनी, साथ में दुनिया में पहली बार ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? ये था इस स्टेप का सबसे इंपॉर्टेंट घटना या इवेंट। ऑक्सीजन की उत्पत्ति पहली बार। समझ आया? फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में सारी ऑक्सीजन समाप्त हो गई थी। लास्ट स्टेप में जब ओरिजिनल फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है, तो किसकी उत्पत्ति हो गई? ऑक्सीजन की। यानी कि एक बार ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो जाने के बाद अब क्या होगा? जीवाणु जैसी संरचनाएं भी पैदा हो चुकी थी, ऑक्सीजन भी आ गई थी, तो अब जितनी भी चीजें बनी थी अब वो स्थायी नहीं रह सकती थी। यानी कि अब केमिकल इवोल्यूशन नहीं हो सकता। अब क्या होगा? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बात समझ आई ना? जो भी रासायनिक चीजें बनेंगी वो ऑक्सीजन की उपस्थिति और बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण उनमें प्यूट्रिफैक्शन होगा, सड़ाव होगा, डिजनरेशन होगा, वो विखंडित हो जाएंगी। यानी कि अब स्टेबिलिटी नहीं रह सकती। समझ आ गई ना बात? फिर क्या हुआ? ये तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो गई। जब ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो गई तो ये सारे बैक्टीरिया कौन सा रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। समझ आया इतनी बात? देखिए अभी तक जो 8th स्टेप में जो एनिमल बने, ऑर्गेनिज्म बने थे, वो सब कैसे थे? प्रोकैरियोटिक। भले ही उनमें किसकी क्षमता आ गई थी? ऑटोट्रॉफिज्म की, पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण की क्षमता आ गई थी, ऑक्सीजन भी रिलीज होने लगी थी, H2S की जगह पर वो वाटर का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन थे वो प्रोकैरियोटिक जीव थी। ठीक है ना। हुआ क्या? जब ऑक्सीजन शोषण के लिए यूज करने लगे तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के लिए इनके शरीर में अभी उतनी कह सकते हैं काबिलियत
नहीं आई। ऑक्सीजन तो थी लेकिन उसको क्षमता नहीं थी कि हम उसको यूज कर सकें, ठीक है ना। तो उससे कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट का मतलब क्या होता है, सामंजस्य बिठाने के लिए, जैसा माहौल बाहर है उसी के हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर लें, इसी को क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में आ जाने की वजह से इन जीवों में किसकी उत्पत्ति हुई, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, समझ आया ना, माइटोकॉन्ड्रिया बनने लगा। शरीर के कुछ पार्ट्स जो थे वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे थे, कुछ गोल्जी बॉडी बना रहे थे, जो डीएनए था उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उत्पत्ति हो गई। तो इन सब चीजों के आ जाने से जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी थी यूकैरियोटिक सेल में। बात समझ गए ना? कुछ नहीं था, जैसा बाहर था उसके हिसाब से इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ने अपने आप को डेवलप कर लिया था, नई नई स्ट्रक्चर्स बन चुकी थी। बाहर से जो सा माहौल मिल रहा था उसके हिसाब से इसके शरीर ने अपने आप को चेंज कर लिया था, और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो आज यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले 8th स्टेप में यूकैरियोटिक सेल जैसा प्रोटोजोआ लाइक अमीबा जैसा जीव होता है, ऐसे जीवों की सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पत्ति हो गई। क्लियर है ना, बात समझ आई? ओके, तो यहाँ पर जो एआई ओपेरिन की थ्योरी थी वो 8 स्टेप में कंप्लीट हो गई। चलिए, फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस होने के कारण पहली बार जब ऑक्सीजन पृथ्वी पर उत्पन्न हुई तो सबसे पहला चेंज क्या हुआ, फर्स्ट चेंज इसके आने से, ऑक्सीजन के आने से जो हमारा एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट बिकम अगेन ऑक्सीडाइजिंग। कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि हमारा जो वातावरण था, वायुमंडल था, ठीक है ना, वातावरण कैसा हो गया, वातावरण पुनः अपचायक से, ऑक्सीजन नहीं थी तो अपचायक था, अपचायक से क्या हो गया, नहीं, हाँ कह सकते हैं ऑक्सीकारक, क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। इसके होने से, ऑक्सीकारक होने से क्या हुआ, जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना, जो रसायन के मिलने से चीजें बनी थी वो अब बनना बंद हो गई। बात समझ आई? अब इसीलिए अब दोबारा से नई चीजों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, कारण जो चीज एक्सटिंक्ट हो गई वो दोबारा से अब नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अब हमारा एनवायरनमेंट वैसा नहीं है जैसा आज के 2.5 अरब वर्ष पहले था, ठीक है। अगर फिर से हमें इवोल्यूशन करना है, उत्पत्ति करनी है, तो हमें वैसा ही वायुमंडल फिर से बनाना पड़ेगा। बात समझ आई? ऑक्सीकारक हो गया, फिर अब क्या हुआ, ऑक्सीकारक हो जाएगा तो जो बैक्टीरिया थे, ठीक, इन सब की उपस्थिति, ऑक्सीजन और जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण जो जैविक चीजें बन गई थी, जीव जो बन गए थे, उनमें सड़ाव होगा, वो नष्ट होते रहेंगे, बनेंगे और नष्ट होते रहेंगे, ठीक। एक चेंज तो ये हुआ। दूसरा चेंज ये हुआ क्या, बहुत सारी ऑक्सीजन ने मिल करके ऑक्सीजन के परमाणु से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गई, ओजोन बन गई, ओजोनोस्फीयर। क्या नाम दिया गया उस स्फीयर का, ओजोनोस्फीयर, ओजोन का आवरण बना, जो लगभग 17 किलोमीटर थिक होता है। कितना मोटा है, इस स्फीयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। इससे क्या हुआ, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की लेयर बनी, ठीक है, इसके बनने से जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस थी वो अब पृथ्वी पर नहीं आ सकती थी, क्योंकि ये इसको एब्जॉर्ब कर रही थी। बात समझ आई? एब्जॉर्ब करके करेंगी क्या, ये इसको ट्रांसफर कर देती थी, इसको, और यहाँ से इनको मिलती थी एनर्जी, और ऑक्सीजन इसके साथ आपस आसानी से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहा था,
3 में। समझ गए ना? जैसे ओजोन जो है वो आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब क्यों करता है? क्योंकि उसको उसकी जरूरत है, वो अपनी लेयर को बराबर मोटा करता जा रहा है, क्योंकि उसके बनने में ऑक्सीजन के परमाणु जब ऑक्सीजन के अणु से जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की। और वो एनर्जी उसको किससे मिलती है? अल्ट्रावायलेट रेज से, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। ठीक है ना? तो वो रुक जाती है। इससे क्या होगा? जितने भी जीव पृथ्वी पर बन चुके थे वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। समझ गए ना? तो इस तरह से ओजोन के आने से, नहीं ओजोन कहने ऑक्सीजन के आने से बहुत कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई, जिनकी वजह से जीवन की उत्पत्ति भी हुई और जीवन पृथ्वी पर सुरक्षित भी हो गया। ठीक है? इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन क्रांति, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना? थैंक यू।